नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। आप कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आपके पास है, परिवहन है और सूचना प्रौद्योगिकी है। आप बिहार के बक्सर से हैं, राजपूत हैं और विकासपुरी से आपने चुनाव जीता है। डॉक्टर साहब, हिंदी खबर पे मैं स्वागत करूंगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी जी से कल शाम के आपकी मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, पहले ये बताइए। भाई साहब, दिल्ली के विकास के लिए जो भी बातें हमें करनी थी, दिल्ली की स्थिति जो पिछली सरकार ने बद से बदतर कर दी है, उसको जी सुधारने के लिए हमारी बातें हुई हैं। उनका ज्ञान मिला है, उन्होंने जो दिल्ली की जनता पे विश्वास जताया था कि मेरे को दिल्ली की सेवा करनी है। हम उनके सिपाही हैं। हम इस देश के, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि दिल्ली को ऐसे 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 व्यवस्थाओं से रखना है, साफ सफाई के मामले में, पीने के पानी के मामले में, रोड के मामले में, और सारी चीज़ों की विषय उन्होंने हमारे सामने हमें समझाया है, हमें मार्गदर्शन दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक एक करके मैं आपके जो विभाग है मंत्री जी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा परिवहन विभाग की। इस वक्त दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था आपके हिसाब से कैसी है? देखिए, मैं व्यक्तिगत अगर अपनी एज ए मिनिस्टर राय दूंगा और व्यक्तिगत राय, दोनों राय अलग से आपको दूंगा। एज ए मिनिस्टर भी राय दूंगा कि स्थिति बड़ी खराब है, और एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली, मैं कहूँगा कि बहुत से बहुत ज़्यादा खराब है। और जी इसको एक कहते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है, रीवैल्यूएशन। मतलब इसकी 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 आप समझिए कि 225 लगभग 225 करोड़ रुपए का नुकसान हर सालाना होता है। डीटीसी हमारी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, और ऐसा क्या हुआ कि 225 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। डीटीसी को सुधारना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि विद इन 6 मंथ आपको डीटीसी की रेवेन्यू भी दिखेगी, डीटीसी में रिवैम्प भी दिखेगा, डीटीसी के अंदर सुंदरता भी दिखेगी आपको। और हमारी महिला, हमारी बहनों के लिए जो फ्री है, वो फ्री की सुविधा के साथ और भी अच्छी चीजें उनके लिए लाएंगे। वो फ्री की सुविधा चलेगी साथ साथ। जी। मंत्री जी, एक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, अवलोकन है कि जब महिलाओं के लिए बस केजरीवाल जी की सरकार ने फ्री की, तब बस ड्राइवरों का रुख बदल गया। वो महिलाओं को बस स्टॉप में खड़ा हुआ देखते थे और बस नहीं रोकते थे। एक दो बार मैं बस के भीतर होता था तो ड्राइवर आपस में, जो पुरुष सहकर्मी है, उनसे हंसी मजाक करते थे कि अरे फ्री की सवारी है, अरे छोड़ो, कौन रोकेगा बस। ये एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं में नाराजगी का। इसको कैसे देखिए रोकेंगे सर? इसको कैसे काबू करेंगे दे, आप? देखिए जी ऐसा देखिए जी ऐसा है, मैं उनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। दिल्ली का हाल जो बेहाल हुआ है, वो उनका देन है। इसलिए उनके बारे में चर्चा करके मुझे अपने बारे में, मतलब उनको मुझे नेता नहीं बनाना है। दिल्ली में महिला सम्मान की रक्षा करने का वचनबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसी कोई भी कंप्लेन मिलेगी, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अगर महिलाओं के लिए रोका नहीं गया बस, महिलाओं का सम्मान नहीं मिला, महिलाओं को फ्री बस की टिकटों में कोई दिक्कत आई, तो पूरा उस पर उचित कार्रवाई होगा। हम वचनबद्ध हैं। हमने अपनी बहनों, अपनी माताएं, अपने बुजुर्गों को, भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया है कि फ्री सुविधा के साथ विद रिस्पेक्ट हम करेंगे। इसमें कहीं भी कोई भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। जी। डॉक्टर साहब, एक बस मार्शल्स का बड़ा मुद्दा गरमाया था चुनावों में। बस मार्शल्स को लेकर आप लोगों की जो नई सरकार, उसकी पॉलिसी क्या रहने जा रही है सर? देखिए, मैं इसका जवाब अभी आपको इसलिए देना चाहूँगा कि हमारी 3 दिन में कैबिनेट की मीटिंग हुई है, और मैंने रिपोर्टें मांगी हैं। और मैं आपको सिर्फ ये विश्वास दिलाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत जल्दी हम इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं, और बहुत जल्दी दिल्ली की जनता को, अपनी माताओं, अपनी बहनों को
अपने बुजुर्गों को बेटर सुविधा देने जा रहे हैं। इसका विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द, मतलब कुछ हफ्तों के अंदर। अभी क्योंकि एक इंटरनल हमारी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, नोट चल रही है, इसके ऊपर मैं ज्यादा विषय नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा और आपको बताऊंगा हम ये सुविधा दे रहे हैं बहुत जल्द। जी जी डॉक्टर साहब, एक महत्वाकांक्षी योजना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद एक स्वच्छता का आह्वान किया। उसके बाद देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को कहते थे कि नहीं 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 नहीं, अब गंदा नहीं करना है, चीजें नहीं फेंकनी है बाहर। स्टेशन साफ हो गए, एयरपोर्ट साफ हो गए, सड़कें साफ हो गई, स्कूल साफ हो गए, मॉल साफ हो गए, घर हम लोग साफ रखने लग गए। क्या एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर आप दिल्ली वालों से ये आह्वान नहीं करना चाहेंगे कि भाई सड़कों पे अच्छे से चलो, रोड रेज ना करो, किसी प्रकार की कानून का उल्लंघन मत करो, हाँ, लाल बत्ती मत तोड़ो? जब बार बार दिल्ली के लोगों को अगर हम ये बताएं, डॉक्टर साहब आपकी तरफ से बताया जाए, अगर 2% 5% लोगों में भी जागरूकता आए तो दिल्ली का बहुत भला होगा सर। देखिए, हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दी, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, और हम उन्हीं के मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था, रूल एंड रेगुलेशन की व्यवस्था, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। हम इसके ऊपर अपने काम कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको 4 दिन हुआ आज गठित हुए हमारे मंत्रालय को। आप सिर्फ मुझे 15 दिन का समय दीजिए, आपके बीच में आपको खुद दिल्ली बदलती हुई दिखेगी। दिल्ली कैसी होनी चाहिए, दिल्ली की राजधानी कैसी होनी चाहिए, ये सब बदलती हुई दिखेगी, और आपको अटूट विश्वास दिलाता हूं कि आपको भी गर्व होगा। जी डॉक्टर साहब, मुझे तो आपकी जो सहृदयता है, जो आपकी सरलता है, जो आपकी सादगी है, उस पर तो गर्व है। जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो लोगों ने लिखा कि ये पूछिएगा डॉक्टर साहब से कि वो वाकई इतने सहृदय हैं या मीडिया कैमरों के सामने ऐसा बन के दिखाते हैं। तो मैंने कहा मैं जरूर पूछूंगा उनसे ये बात। भाई साहब, मैं जैसा हूं ना, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूं। पूर्वांचल के लोग सरलता और सभ्यता से ही रहते हैं, और हम लोग बाबू कुंवर सिंह जी के वंशज हैं, और हमें हमेशा लोगों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार करना सिखाया गया है। हमारे यहाँ तू बोलने की भाषा ही नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ आप बोलने की भाषा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे लगभग 25 साल के राजनीतिक कार्यकाल में कोई मुझसे नाराज हुआ होगा, क्योंकि मैं किसी झगड़ा भी करूंगा तो आप बोल के झगड़ा करता हूं। मतलब एक बात के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे यहाँ तमीज से बात करना, आप इतने प्यार से बात करते हैं मंत्री जी कि आपका झगड़ा किसी से हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है। जी 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 भाई साहब, जी भाई। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं बात कर लूंगा आपके फेवरेट मुद्दे की। और दिल्ली में चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था स्वास्थ्य विभाग, सेहत। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या है आपकी परिकल्पना, क्या है सर? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक दोगुने हो जाएंगे और इसमें सुविधाएं और अच्छी होंगी। इनका नाम बदलकर क्या किया जाने वाला है सर? सर, इनका नाम भी बदला जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक दुगने होंगे, अपनी जमीन पे होंगे। क्योंकि थर्सडे तक आप वेट कीजिए, जो मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम के नाम पे महीने का किराया उठाया जा रहा है, उस पर उचित कार्रवाई भी होगी। जहाँ ना डॉक्टर आते हैं, ना दवाई आती है, ना नर्सें आती है, ना पेशेंट आते हैं। मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट जांच थर्सडे को मांगी है, थर्सडे को मुझे रिपोर्ट मिलेगी। हम मोहल्ला क्लिनिक को दुगना भी करेंगे, औषधि के नाम से इसको हम औषधि बंदी के नाम से इसको कल्पना है, हमारी कल्पना पूरी करेंगे। और जितने मोहल्ला क्लिनिक है, सॉरी माफी चाहूंगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं इसलिए गला फंसा हुआ है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में हम इसको एक बहुत ही सुचारू रूप से इसको चलाएंगे। और आपके साथ, आपके चैनल के माध्यम से आपके साथ चलूंगा। आपको ये बात जान के अटूट विश्वास होगा कि हमने दिल्ली की जनता, हमारा काम है दिल्ली की जनता का सेवा करना,
और उस पर हम लोग जी वचनबद्ध हैं, क्योंकि ये गारंटी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है और उसको करके दिखाएंगे जी सर। मैं ज्यादा समय नहीं मांगता हूँ, जी 6 महीने दे दो, अगला जी 5 साल दे दो, यमुना साफ कर दूंगा, अगला 5 साल दे दो, यमुना जी साफ कर दो। हमारा 100 दिन का मैप है, 100 दिन के मैप के बाद आपको भी अच्छा लगेगा कि दिल्ली का सुधार और दिल्ली का विकास आपके सामने रहेगा। जी डॉक्टर साहब, साफ एक बहुत वातावरण, महत्वपूर्ण सवाल है। स्वच्छ आप जल, लोगों ने बड़ी महत्वाकांक्षी योजना अच्छा हॉस्पिटल। आयुष्मान योजना लागू की है, जिसमें 5 लाख प्लस का टॉपअप किया है, यानी कि दिल्ली वालों को 10 लाख रुपए तक का जो है ये जी फायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, जो 19 करोड़ दर्शक हमारे भारत के भीतर और भारत के जी बाहर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को एक बार आप उनको चाहें तो बता दें कि कैसे वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। देखिए, हमने पहले कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना को पास कर दिया है, एमओयू सेंटर जी से साइन हो गया है, सारा जी क्राइटेरिया थर्सडे को ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा और जी उसके आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से एक एक शब्दों को आपके सामने बीच में रख देंगे। और जी क्योंकि जो उसमें लीगैलिटी होती है, उस लीगैलिटी को पूरा करते हुए आयुष्मान जी योजना आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मंडे से हमारा फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक आरोप प्रत्यारोप की बात ना करें तो इंटरव्यू थोड़ा सा सियासी लगता नहीं है, बहुत एकेडमिक हो जाता है। आपने तुलाराम अस्पताल का दौरा किया, वहां बहुत सारी खामियां पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पे उसी अस्पताल की एक बिल्डिंग की फोटो लगाई गई और दूसरी विंडो में आपकी फोटो लगाई गई और कहा कि काम आम आदमी पार्टी का और फीता काट रहे हैं भाजपा वाले। एक गालिब का शेर है, वो सुनाना जी चाहूंगा। हाँ ताउम्र सर, गलती इरशाद करते इरशाद। रहे, ताउम्र गलती करते रहे, हम्म, ताउम्र गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। आईना साफ करते रहे। तो भाई साहब, इनका, हाँ, ताउम्र गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। जो बिल्डिंग 2020 में बननी थी, वो बिल्डिंग 2025 तक नहीं बनी। तो इनके बारे में क्या बोलूं मैं आपसे? इनके जी ये आरोप, इनसे पूछो कि आपने किया क्या है। आपने दिल्ली देहात के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए किया क्या आपने? आप मुझे बताइए, दिल्ली देहात में कितने हॉस्पिटल खोले हैं? जो काम 2020 में पूरा होना था, 2025 पूरा नहीं हुआ। जो सीवरेज 2015 के पास है कच्ची कॉलोनियों के, वो 2025 तक नहीं लगे। मतलब उस समय जल बोर्ड का मेंबर भी हुआ करता था जब राष्ट्रपति शासन लगा था 2013 लास्ट में, और मैंने जी उस समय के टेंडर पास कराए हुए आज तक सीवरेज मेरी कॉलोनी में नहीं लगे, उत्तम नगर में नहीं लगे। मतलब ये काम कुछ करते नहीं है साहब। ये तो सिर्फ बातें करना जानते हैं कि, और शीश महल जैसे घरों में रहने की आदत हो गई है इनको। अब शीश महल घर नहीं मिला है तो अभी कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं तो इनकी बात इसलिए नहीं करता हूं कि मेरी नजर में, व्यक्तिगत मेरी नजर में, व्यक्तिगत पर्सनली मेरी नजर में, मैं इनको इनके बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मैं इनकी वैल्यूएशन को, बिल्कुल इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और दिल्ली की जनता इनसे पूरे खिलाफ है। इन्होंने पूर्वांचल के सेंटीमेंट को खराब खेला है कि यमुना साफ कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा। इन्होंने दिल्ली की जनता को, पूर्वांचल के लोगों को के सेंटीमेंट्स के साथ खेला है। और अभी भी जब मौका मिलेगा, पूर्वांचल की जनता, दिल्ली की जनता इनके साथ, इनके बारे में पूरा इनको जवाब देगी। ये तो जी फ्यूचर सर, मेरे हैंडल। दो आप आखिरी सोचिए, सवाल हैं। मैं, आप बीमार हैं, आप उसके बावजूद मैं सोचिए। साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए समय निकाला। दो आखिरी सवाल हैं सर। विधानसभा का जो पहला सत्र है वो 24, 25 और 27 को होना है। 25 तारीख को सीएजी की जो रिपोर्ट है, जो इतने सालों से लंबित थी, और कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट है और इसको टेबल किया जाएगा, उसमें क्या ऐसा सामने आएगा सर जिससे भूचाल आ जाएगा सियासत में? सर, भूचाल नहीं, भूकंप आएगा। हमारे बिहारी में अच्छा। कहावत है कि भूकंप आएगा। यम के आवे से डर नहीं, कि यम के परिकावे से डर बा। तो इन्होंने परिकाया है और हम यम आएगा सामने। इन्होंने किस चीज में क्या करप्शन की है, एंड आपके चैनल के माध्यम से जस्ट वेट फॉर द 3 days। पहले दिन ओथ होगा, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष जी का होगा, तीसरे दिन हम ऑन टेबल लाएंगे।
आपको भी कॉपी देंगे, आप खुद पढ़ के देखेंगे कि भूचाल आएगा कि भूकंप आएगा। और अच्छा। आप देखेंगे कि दिल्ली के जनता के पैसों को कैसे ठगा गया है। जी जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक आखिरी भावुक सवाल पूछूंगा। अ, अगर माता जी होती और अपने बेटे को मंत्री बनता हुआ देखती, तो शायद आपके लिए ये पूरे परिवार के लिए ये ज्यादा सुखद ना होता। माता जी श्रीमती सीता देवी जी को कैसे याद करेंगे? बस ये मेरा आखिरी सवाल है। निर्मल छाया अगर माँ के गोद से निकलता है, माँ की गोद में जो पलता है। मेरे साथ एक और समस्या है कि जी मैं इस उम्र में अपनी माँ के बिना सोता नहीं था, और सुबह उठ के, मतलब ये आपके चैनल पे आपको मतलब बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं उठता था तो अपनी माँ के पांव दबाने पे मुझे बड़ा आनंद आता था आज भी। और वो छाया मेरे से छूट गया, जिसके प्रभु की अपनी लीला है। और मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मुझे शपथ लेते हुए देखें। मुझे मेरी माँ जो मेरी पार्टी है, उन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। माँ की याद जीवन भर रहेगी और माँ को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि माँ से भाई साहब, हम सब परिवार का अटैचमेंट ज़्यादा था। और माँ, माफ़ी चाहूँगा। नहीं भाई साहब, मैं अब कैसे बोलूं? आपकी माँ है, हमारी माँ है, हम सबकी माँ है। और प्रभु श्री राम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको मोक्ष प्रदान करें। बस मैं यही प्रार्थना इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कर सकता हूं सर। मैं एक बात बोलूँ आपसे? जी बोलिए सर, प्लीज। मैं बोलूँ कुछ? हेलो, बोलिए सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुंदेलखंड बांदा वाले का हैं? रहने वाला हूँ भाई साहब, ससुराल गोरखपुर है। तो हाँ, तो बुंदेलखंड के गोरखपुर के रहने वाले आदमी प्रभु श्री राम नहीं बोलते, प्रभु सिया राम बोलते हैं। कि सीता माँ हमारे लिए पहले है, सिया राम। तो मेरे भाषण में भी आपने लास्ट में सिया राम सुना होगा, तो बोलिए सिया राम हमारी हमको आशीर्वाद दे। मैं अपनी सारी फेसबुक पोस्ट में जय श्री सीताराम लिखता हूँ भाई साहब। और चित्रकूट में मैंने पढ़ाई की है, पूजनीय नानाजी देशमुख का मैं शिष्य रहा हूँ, तो बाल्यकाल से जय श्री सीताराम ही बोलता रहा हूँ। हालांकि बीच में दौर श्री राम का आ गया था, लेकिन अब अच्छा लगता है जब ये दौर जय श्री सीताराम या जय सिया राम में वापस आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा सुनेंगे मैं सिया राम ही बोलता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जी। बहुत। और मैं साधुवाद देना चाहूंगा जनता के हित में जो कार्य आप कर रहे हैं, जो जनहित में जो आप अच्छे भाव से काम कर रहे हैं, वो सारी योजनाएं जमीन पे जनता तक वैसे ही पहुंचे जो आपके भाव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।